और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, वो जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। आज से 2600 साल पहले पनिशमेंट के तौर पर लोगों की नाक काट दी जाती थी। उस समय एडल्ट्री के लिए भी जो सजा दी जाती थी उसके तहत औरतों की नाक काट दी जाती थी, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि वो औरत, वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। इस पनिशमेंट को राइनेटॉमी नाम दिया जाता है। अब होता यह था कि जिन लोगों को राइनेटॉमी के तहत यह पनिशमेंट दी जाती थी उन्हें उम्र भर एक शर्मनाक जिंदगी जीनी पड़ती थी। लेकिन उस दौर में इन लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर किसी के पास था तो वो थे महर्षि सुश्रुत। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत का जन्म 7th सेंचुरी बीसी के अराउंड हुआ था और ये काशी में गंगा नदी के किनारे बैठकर अध्ययन यानी स्टडी किया करते थे। यह भी माना जाता है कि काशी के राजा दिवोदास महर्षि सुश्रुत के गुरु थे और राजा दिवोदास ने खुद देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी से शिक्षा ली। उस समय कई राजाओं के इन्वेजन के चलते जो मार काट होती थी उसमें कई सैनिक घायल हो जाते थे, जिनके शरीर के अंग काट दिए जाते थे और कुछ लोग जो इस नाक काट देने की कुप्रथा के चलते राइनेटॉमी के शिकार बनते थे, उन सभी पेशेंट्स के लिए महर्षि सुश्रुत किसी वरदान से कम नहीं थे। सुश्रुत राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट जैसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपने समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के 300 अलग अलग सर्जरीज इन्वेंट की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरीज भी कहा जाता है। उस समय जब कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी, इन्होंने उसी समय ही इन सर्जरीज के लिए लगने वाले 120 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वेंट किए थे, जिनमें से कुछ आज भी यूज किए जाते हैं। महर्षि सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में उन 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स, 1120 बीमारियों के इलाज और 700 मेडिकल प्लांट्स के बारे में डिटेल्ड में लिखा हुआ है। और ये कहना एकदम भी गलत नहीं होगा कि जिस समय पूरी दुनिया एक दूसरे को मार काट कर एक दूसरे पर राज करने पर लगी हुई थी, उसी समय हमारे महान ऋषियों ने ये सुश्रुत संहिता जैसी किताबें लिखकर उस पर मरहम लगाने का काम किया था। इस किताब को पहली बार 800 बीसी के अराउंड अल-मंसूर ने अरेबिक लैंग्वेज में किताबे सुश्रुत नाम से ट्रांसलेट किया था और फिर 19th सेंचुरी के अराउंड इसी किताब को फ्रांसिस हेस्लर ने लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और मैक्स म्यूलर ने फिर बाद में इस किताब को जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था। इससे ये तो साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया में आज जो भी प्लास्टिक सर्जरीज या बाकी कई मेडिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसका ओरिजिन तो इंडिया से ही हुआ था या फिर शुरुआत इंडिया से हुई। और इस बात को आज दुनिया भी मानती है कि प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिन तो इंडिया से ही हुआ था, जिसका सबूत कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर की साइट पर पब्लिश्ड ये आर्टिकल है। लेकिन मेडिसिन और सर्जरीज की फील्ड में जो हमारे महान ऋषियों का ये कंट्रीब्यूशन था, जिसके बारे में हम सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसी किताबों में पढ़ भी सकते हैं, वो तो सिर्फ एक पहलू है उस सवाल के जवाब का, जो सवाल हमसे आज ये पूछता है कि भारत को आखिर विश्व गुरु कहा क्यों जाता है। इस सवाल का जवाब तो यहां से बस शुरू होता है। आज से लगभग 1600 साल पहले अगर देखा जाए तो अराउंड 476 सीई टू 550 सीई के बीच बिहार के पाटलिपुत्र में एक महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। बिना किसी टेक्नोलॉजी के आर्यभट्ट ने मैथ्स की फील्ड में अपनी उम्र के 23वें साल में ही इतना कुछ इन्वेंट कर लिया था कि उनकी उन इन्वेंशंस को ठीक से पढ़ने और समझने के लिए कईयों की तो उम्र निकल जाती है। 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे जो आज के मॉडर्न जमाने में भी एग्जैक्टली ट्रू साबित होते हैं। यानी कि मॉडर्न साइंस जो हमें आज बताती है वो आर्यभट्ट ने उसी जमाने में एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि उन्होंने उस समय एक दिन के ड्यूरेशन को 23 आवर्स 56 मिनट 4.1 सेकेंड बताया था, जो आज के मॉडर्न ड्यूरेशन 23 आवर्स 56 मिनट 4.019 सेकेंड से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करता है। यही नहीं, आर्यभट्ट ने एक साल की ड्यूरेशन 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 20 सेकेंड बताई थी, जो कि मॉडर्न साइंस की बताई जाने वाली ड्यूरेशन से सिर्फ 3 मिनट 20 सेकेंड ही ज्यादा है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी इन्वेंशन ये थी कि उन्होंने शून्य की खोज की थी। इन द सेंस उन्होंने नंबर्स में शून्य को भी जगह दी थी। अगर उन्होंने ये डिस्कवरी ना की होती तो शायद एआई या कंप्यूटर साइंस इजाद ही नहीं हो पाता, क्योंकि एआई हो या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है उसमें सारी कैलकुलेशंस 0 या 1 के फॉर्म में ही होती है। आर्यभट्ट आज से हजारों साल पहले ही कितना कुछ जानते थे, उसका अंदाजा आपको उनके द्वारा लिखी गई आर्यभट्टिया नाम की उस किताब से लग जाएगा, जिस किताब को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है गीतिका पद। इसमें समय को मापने की इकाइयों के बारे में, मतलब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है।
दूसरा पार्ट है गणित पद, इसमें अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक और ज्योमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात की गई। तीसरा पार्ट है काल क्रिया पद, इसमें अर्थ की रोटेशन, मेथड्स एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात की गई है। चौथा पार्ट है गोल पद, इसमें उन्होंने ज्योमेट्री, शेप एंड कॉज ऑफ डे एंड नाइट के बारे में बात की है और पाई की वैल्यू भी उन्होंने इसी पार्ट में बताई। इनफैक्ट आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1600 साल पहले ही पाई की वैल्यू 3.146 बता दी थी, जो मॉडर्न वैल्यू 3.147 से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच करती है। अब इससे ये तो क्लियरली पता चल जाता है कि आज से हजारों साल पहले ही इंडियंस की नॉलेज कितनी रिच थी और इंडियंस कितने एडवांस थे, और आर्यभट्ट की इसी रिच नॉलेज की वजह से उन्हें उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था। लेकिन आर्यभट्ट के समय से यानी 5वीं सेंचुरी से चली आ रही नालंदा यूनिवर्सिटी को 12वीं सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते किसी की बुरी नजर लग गई। और शायद बुरी नजर लग गई ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक साजिश थी, एक स्ट्रैटेजी थी भारत को कमजोर बनाने की। भारत के विश्व गुरु कहलाने की जो वजह थी, भारत भूमि पे मौजूद जो असीम ज्ञान था, उसको बर्बाद करने की स्ट्रैटेजी। हुआ यह था कि 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी नाम का एक इन्वेडर आज के बिहार क्षेत्र पर इन्वेजन करता है, और बिहार को इन्वेड करते ही बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि उसके साथ आए हकीम भी उसका इलाज करते करते थक जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती बल्कि और खराब हो जाती है। अब इसी बीच खिलजी का एक सैनिक उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में बताता है। इसके बाद जब खिलजी को आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में पता लगता है, तो खिलजी के आदेश से आचार्य को बुलाया जाता है। लेकिन आचार्य के ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय खिलजी आचार्य के सामने भी अकड़ दिखाने लगता है और उन्हें चैलेंज कर देता है कि मैं आपके ट्रीटमेंट को तभी एक्सेप्ट करूंगा, तभी मानूंगा, जब आप मुझे बिना कोई दवाई दिए ठीक करके दिखाओगे। इसके बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र खिलजी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उसे कोई दवाई नहीं देते, बल्कि उसे सिर्फ एक कुरान ला कर देते हैं जो खिलजी को पढ़नी होती है। फिर कई दिन बीत जाते हैं, खिलजी कुरान पढ़ता है और देखते ही देखते ठीक होने लगता है। सारे हैरान हो जाते हैं कि आचार्य ने बिना कोई दवाई दिए खिलजी को ठीक कैसे कर दिया। यही सवाल खिलजी भी आचार्य से पूछता है। अब इस सवाल का जवाब देते हुए आचार्य राहुल श्रीभद्र खिलजी को बताते हैं कि मैंने कुरान के पन्नों पर ही दवाई लगा दी थी, जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंदर चली गई और तुम ठीक हो गए। आचार्य की यह बात सुनते ही खिलजी तिलमिला जाता है। उससे यह बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती कि ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज उसके देश में किसी के पास क्यों नहीं है। और इसी जलन की वजह से खिलजी फिर नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर देता है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद 90 लाख किताबों को जला देता है, जिन किताबों को जलने में ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए थे। वो किताबें जिनमें हमारे महान ऋषियों का सदियों का ज्ञान बंद था, खिलजी उन सारी किताबों को जला देता है। दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा नुकसान था जिसे कभी कोई नहीं भर सकता, क्योंकि नॉलेज ही हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, जिसे खिलजी जैसे कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। भारत विश्व गुरु ही था, लेकिन जिन लोगों ने भारत को इन्वेड किया, उन्होंने भारत की इस विश्व गुरु वाली इमेज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनफैक्ट कई चीजें जो इन्वेंट तो भारत में हुई, लेकिन क्योंकि भारत उनकी मार्केटिंग नहीं कर पाया, इसलिए आज उन इन्वेंशंस का क्रेडिट दूसरे देशों को और दूसरे लोगों को दिया जाता है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनकी शुरुआत, जिनका इन्वेंशन तो भारत में हुआ, लेकिन मार्केटिंग दूसरे देशों ने की, और आज उन इन्वेंशंस का क्रेडिट भी दूसरे देशों को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस पाइथागोरस थ्योरम को हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसका इन्वेंशन किसी ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने नहीं किया, बल्कि ऋषि बुद्धिमान ने किया, और उन्होंने सदियों पहले ही इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब शुल्ब सूत्र में लिख दिया था। जिन मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, उनके बारे में 7वीं सेंचुरी में ही ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्मस्फूत सिद्धांत में लिखा हुआ। जो एलसीएम निकालने का मेथड होता है, जो आपने अपनी 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, उसको जॉन नेपियर से पहले महावीराचार्य ने 800 एडी में ही बता दिया था। और अगर साइंस की फील्ड की बात करें, तो जो एटॉमिक थ्योरी आज जॉन डेल्टन के नाम से जानी जाती है, उस एटॉमिक थ्योरी को आज से 2600 साल पहले ही महर्षि कनद ने अपनी इस किताब में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और इकोलॉजी की डेफिनेशन जिस समय पूरी दुनिया को पता भी नहीं थी, उस समय ही वराह मिहिर ने इनके बारे में बृहद संहिता किताब में डिटेल्ड में लिखा हुआ। इन ऋषियों की सदियों की मेहनत और असीम ज्ञान के भंडार से ही भारतीय सभ्यता बनी हुई है, और आज भी भारत में इतना ज्ञान है जिसे अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया है। तो ये कहना एकदम भी गलत नहीं होगा कि भारत विश्व गुरु ही था, है और रहेगा। और ये बात अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की लैंडिंग से भी प्रूव हो चुकी है। अब कई दूसरे देश भी उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इनफैक्ट आज जो योगा और मेडिटेशन की इंडस्ट्री आज $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कई दूसरे देश अपना रहे हैं,
उसे 5000 साल पहले ही महर्षि पतंजलि ने अपनी योग सूत्र किताब में लिखा हुआ है। आज टीचर्स डे के अवसर पर शायद आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज इसी अवसर पर मैं अपने गुरुजनों और ऋषियों को नमन करता हूं जिन्होंने सदियों पहले ही भारत को विश्व गुरु बनाने की नींव रख दी थी।